This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu. A quick look at the headlines. Prime Minister asks various government departments and ministries to undertake the recruitment of 10 lakh people on a mission mode. At the stock markets, Sensex falls 153 points, Nifty sheds 43 points, Rupee sheds 5 paise against the dollar, and India makes a strong pitch for protecting the interests of developing and underdeveloped countries of the WTO. प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा कि 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। शेयर बाजारों में सेंसेक्स 153 अंकों और निफ्टी 43 अंकों की गिरावट पर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर रहा और WTO ने विकासशील और कम विकसित देशों के हितों की रक्षा के लिए भारत ने मजबूत आवाज उठाई। लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये निर्देश आया है। और अब ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। नमस्कार। नमस्कार। आज जो हमने ये न्यूज पढ़ी है अभी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट जो की है कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। कैसे देखते हैं आप इस अनाउंसमेंट को पूरे एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के परिदृश्य में? देखिए, जो टारगेट रखा गया है वो एम्बिशियस है, जरूरी भी है, क्योंकि देश में जो नौकरी की जो समस्याएं जो आ रही हैं उसके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है। पर सरकारी संस्थानों में या जो मंत्रिमंडलों में जो सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त अगर डेटा को देखते हैं तो 2020 तक का एक्चुअल डेटा आ चुका है। उसमें करीबन 31.8 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं और मार्च का ही डेटा है कि करीबन 87 लाख की वैकेंसीज भी थी। इसका मतलब जो सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट जो है उससे काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज फुलफिल नहीं की गई है। तो अगर 87 लाख वैकेंसीज को फुलफिल करना है, और मैं मानता हूं कि 10 लाख बहुत ही उसके अनुसार में कम है, पर जो अभी तक का जो सरकारी जो रिक्रूटमेंट का जो ट्रेंड लगा है, ये 10 लाख को रिक्रूट करने के लिए बहुत एक मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। सरकार की कैपेसिटी, सरकार की जो जिस तरह से नौकरी देना, क्योंकि नौकरी देना का मतलब नौकरी के लिए काम भी चाहिए। तो जो नौकरी सरकारी अभी तक पिछले 2-3 सालों में घटती आई हैं, वो उनको अचानक बढ़ाना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक एम्बिशियस टास्क होगा। पर सारी अगर अर्थनीति की अवस्था को देखते हुए मैं मानता हूं सरकार के लिए ये नौकरियों को बढ़ाना, नौकरी देना ज्यादा, ये एक जरूरी कदम था और कदम लिया गया है। Mr. Bhattacharya, there is also the mention of the word mission mode, and I think attaching importance to the fact that it needs to be done fast. And you're saying that 10 lakh is just is not a huge percentage of the required, which is 87 lakhs. So do you feel that traditionally there has been, I think, not a very urgent or very little alacrity in terms of saying we need to hire for these, and hence the big gap?
I think, the government's budgetary constraints have restricted the central government from hiring more people. As I told you that the total number of central government and departmental staff, their numbers have come down from 32.7 lakh in 2019 to 31.8 lakh in 2020. Now, once again, the budget provision is that to raise them to 34 lakh the next year. But the next year's data will show that the target may not have been met. So there is, a long-standing inability system to hire more people. And also the budgetary constraints must have played a role in that. So given that scenario, I would say that having 1 million more people in the next 18 months will be an ambitious task. But as I said, the task is worth trying for, because currently the Indian economy does need more jobs, and more jobs would also be economically as well as politically helpful for the ruling establishment. मिस्टर भट्टाचार्य, अगर हम एक एनालॉजी देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है बजट में, और उसका भी जो रीजन दिया गया है वो है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जिससे डिमांड बढ़ती है और फिर प्राइवेट सेक्टर में भी हम ग्रोथ देखते हैं. क्या ये जो पब्लिक सेक्टर या कहें कि जो गवर्नमेंट की जॉब्स को बढ़ाने की बात की गई है, क्या इससे भी कुछ वर्चुअस साइकिल आपको लगता है एक ट्रिगर होगी? जब इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे क्या आपको लगता है कि डिमांड ट्रिगर होगी और प्राइवेट कंपनीज को भी कुछ फायदा होगा, उनके भी डिमांड और रोजगार में हम कुछ वृद्धि देख सकते हैं इसके फलस्वरूप? आपने एकदम सही कहा. इसमें एक जरूर एक साइकिल, वर्चुअस साइकिल नजर आता है. अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब प्रोजेक्ट्स संख्याएं बढ़ जाएंगी, प्रोजेक्ट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब इसके साथ साथ जॉब्स या नौकरियां भी बढ़ जानी चाहिए. पर हमने ये देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो सैलरीज एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है, वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ती. तो ये एक चैलेंज एंड टास्क होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आप नौकरी की इंक्रीज इजाफा करें. पर आपने एकदम सही कहा कि अगर नौकरी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ने की हम आशा कर सकते हैं, और उस डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, और उस ग्रोथ से फिर कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा. तो एक वर्चुअस साइकिल से अर्थनीति की एक दिशा अच्छी कंस्ट्रक्टिव एरिया में जा सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भट्टाचार्य इस अहम खबर पर अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए. थैंक यू सर. श्रोताओं, ये थे मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड के, जो आज की एम्प्लॉयमेंट से संबंधित खबर पर हमसे बात कर रहे थे, और आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे. क्या लगता है आपको इसका जो 1.5 साल का एक रखा गया है टाइम फ्रेम, किस तरह का आप इफेक्ट होता हुआ देखते हैं, न सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि एक सेंटिमेंट में भी, इकोनॉमिक सेंटिमेंट में? देखिए, इसका जो सिग्नलिंग इफेक्ट होता है, जहां पे आप एक्सपेक्टेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो कई बार अभी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति विश्व भर में और खासकर भारत में, तो यहाँ पे सरकार को हम चाहे ना चाहें वहाँ पे लीड लेनी पड़ेगी. तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई बात हो. और अगर आप गौर से देखें, मेरे पास डेटा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर कोई 30 साल पुराना डेटा उठा के देखें तो आप पाएंगे कि तकरीबन 1990 के बाद से ये सिलसिला चलता रहा, जहां पे फिल नहीं होते थे. वे पोजीशंस हैं, अगर वो अबॉलिश नहीं हुए हैं तो वो फिल नहीं होते थे. तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द अगेंस्ट द रब ऑफ द ग्रीन जिसे कहते हैं, एक मूव है. और ये समय बताएगा कि इसका असर कैसा होगा. देयर इज नो डाउट कि इसमें ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है. सरकार ये सिग्नल कर रही कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल क्या होगा कि क्या सरकार इतना खर्चा कर सकेगी. जैसे आपके अन्य गेस्ट ने बताया कि बजटरी कंस्ट्रेंट, अगर सरकार बोल्डली ऐसा कर रही है तो वहां पे एक सिग्नलिंग इफेक्ट जरूर आता है कि दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर टिपिकली फॉलो करता है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस मिले और वो आगे बढ़े.
Then we always have this, this whole conversation which is going on that we need more employment opportunities. And we also know that there are job vacancies even in the private sector. The government does have budgetary constraints, but they've also been, I think, in terms of do you get the right people, do you get qualifications? Do you think that this would have some ramifications on ensuring that the education industry somewhere makes up so that the industry requirement or the job requirement somewhere, there is a mismatch in what we churn out and what the industry wants? So do you think there should be a backward pressure to ensure that our university syllabus also goes up? Well, that of course is being done through the new education policy. That those attempts are being made. Yeah, that gap is tremendous, and the problem of few good men within courts. They are there because a lot of places people are hired and they're trained. So then what were they doing in the years before that? So being life ready, industry ready is important. But especially in today's times, the technology इतनी जल्दी से change हो रही है. जी, तो वो तो है ही. पर यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नहीं बन सकती, कैटलिस्ट बन सकती हैं. तो अगर हम ये उम्मीद करें कि हर एक वैकेंसी में 10,000 20,000 अगर लोग लाइन लगा रहे हैं, मारपीट हो रही है, ये वो ट्रेंड से हमें हटना पड़ेगा. अगर ये सिग्नलिंग इफेक्ट है जहां पे प्रोत्साहन की जा रही है, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आपने पंट लगा रहे हैं कि 1 मिलियन जॉब्स करके बाकी लोग पीछे से आएंगे और 10 मिलियन करेंगे, फिर तो वो बहुत जबरदस्त है. पर अगर ये पुरानी वाली सोच या बात आ जाती जहां पे किसी तरीके से मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, तो फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप पुराना जो प्रॉब्लम है उसको आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते. नया भारत अगर हमें बनाना है तो सरकार जरूर पहल करे, पर प्राइवेट जो उद्यम है, जो प्राइवेट जो इनिशिएटिव है, उसका आगे बढ़ना पड़ेगा. जी, आइए रुक करते हैं शेयर बाजारों का. शेयर बाजारों में लगातार तीसरे सत्र गिरावट दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की मंदी से 153 अंक कम होकर 52,694 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की ही गिरावट से 43 अंक कम होकर 15,732 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% के नुकसान पर था और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई. Look at the stock markets. At the stock markets, falling for the third straight day, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 153 points or 0.3% to end at 52,694 today. The Nifty at the National Stock Exchange shed 43 points or 0.3% to 15,732. In the broader market on the BSE, the mid-cap index dropped 0.2% and the small-cap index lost 0.4%. Market breadth on the BSE was negative for 6 shares, falling for every 5 advancing stocks. Among the sectoral indices on the BSE, the FMCG index dropped 1.2%, the oil and gas index lost 1.1%, and the auto, finance and metal indices fell 0.5% each. Among the advancing indices, the realty index rose 0.7% and the capital goods and industrial index rose 0.5%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 77 रुपए 99 पैसे दर्ज हुई. हालांकि आज तीसरा दिन है लगातार जब गिरावट हुई है, बट हल्की गिरावट है आज करीब 150 अंकों की. लेकिन सभी जो मार्केट्स हैं उनकी आपको लगता है कि नजरें कल यूएस फेड की मीटिंग पर टिकी होंगी, खासकर जो यूएस के इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं 8.6% मई में, उसके बाद कैसा लगता है आपको सिनेरियो? क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, किस तरह की अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं कल, और बाजारों के लिए क्या आप रिएक्शंस देखते हैं? देखिए सोनू, जैसे आपने बताया कि लोगों की नजरें कल के मीटिंग के ऊपर जरूर है, और ये जो मुद्रास्फीति की, अमेरिका की मुद्रास्फीति, हमारी मुद्रास्फीति की जो फिगर आई है वो उतनी तेज नहीं है, पर वो संतोषजनक तो है ही नहीं. वो 7% से ऊपर अगर रिटेल इन्फ्लेशन है वो संतोषजनक कहीं नहीं जा सकती. पर फिर भी
अगर ये रिएक्शन जो मार्केट कर रहा है वो शुक्रवार में जो आपके अमेरिका में जो उनकी मुद्रास्फीति के जो आंकड़े आते हैं उसको लेके चिंता से जुड़ी हुई बात थी। और आज आप पाएंगे जब अमेरिका के मार्केट्स खुलेंगे, शायद खुल चुके हैं, तो वहां पे आप एक पॉजिटिव रुझान पाएंगे, हल्का सा उठता हुआ पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो जो रिएक्शन था वो मार्केट्स रियलाइज कर गई है कि रिएक्ट कर चुका है। और कई बार क्या होता है, करते करते आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप पॉज करके कंसोलिडेट करते हैं। तो वो आज का दिन ऐसा कुछ रहेगा और कल हमारे मार्केट्स में वो एक बेनिफिशियल, एक पॉजिटिव, एक थोड़ा बहुत सेंटिमेंट रहेगा। एंड जब वो फेड के बारे में जो खबरें आएंगी, हमारे पास खबरें आएंगी, उसके बाद बृहस्पतिवार को उसके ऊपर रिएक्शन होगा। कई लोगों की चिंता है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक के बारे में बातचीत हो रही थी, कहीं वो 75 बेसिस पॉइंट तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से अनइवननेस नहीं लाएंगी फेडरल रिजर्व, ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जहां में अनइवननेस हो। वो एक स्मूथ तरीके से जाएंगे, एग्रेसिव होंगे। हो सकता है आप पाएंगे कि बैलेंस शीट से जुड़ी हुई जो बातें थी, जहां पे वो लोग मॉर्गेज बैक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते थे, वहां पे वो लोग कुछ अनाउंसमेंट करें, क्योंकि वो सिर्फ रेट हाइक ही नहीं होना है, वो बैलेंस शीट को कम करने वाली बात भी आगे होनी है। वो अब कब होगी, क्या वो कल होगी, उसके बारे में मतलब कोई निर्णय लिया जाएगा या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद होगा, ये देखना पड़ेगा। Udin, do you feel that as markets respond, so there are of course tangible factors, and very often when tangible factors now with new media and everybody being so connected, there's an expectation and the markets start building in those factors. But when that actually happens, then again they react. And when they come back, they never rebound to what they were before that sentiment. So do you feel that somewhere there is an intangible element of lack of investor confidence also playing in? Yeah, I mean, it's sometimes, that's why they call it animal spirits. Once it is there, then you cannot argue. You can, when the markets were on the up, you could have tried arguing with people that, it's a market and, markets are also correct. They also go downwards. You couldn't have argued with anybody because you could have gone off to sleep and you would have still, 2 days later, you would have still found the markets have gone up. But I'll tell you something very interesting. If you look at today's closing, I don't have the figures right in front of me, but if you compare where the markets were, I mean, I'm talking about the index about a month back, I don't think we are probably 30-40 points here and there. Mm-hmm. So look at the kind of roller coaster ride that has happened in all of 31 days. I mean, number of trading days would be less, market open days would be less. So there's been a lot of roller coaster that has happened, and sometimes in this whole zigzag gyrations, you lose track of the situation. If you compare it with 1 year back, you would still be a gainer. Now, where would you have lost out? Maybe 3 months, 6 months, if you compare the index. So that's what happens, when market correction, our word becomes fashionable, then you realize, the markets can actually go down. But that's the truth about markets. Sure. It's like crossing a road. When you're crossing the road, some cars will come, they'll stop, they'll whiz past you. You just need to look, three ways and then cross the road. बहुत ही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या इस गिरी हुई मार्केट में कोई वैल्यू के आपको दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल है। अगर इस मार्केट में पहले क्या होता, पहले 6-7 महीने पहले, 7 महीने 8 महीने पहले, आप ये कहेंगे ग्रोथ, मतलब आप नहीं देख रहे कि क्या होगा, आप कह रहे कि 3 साल बाद, 2 साल बाद इतना मार्केट हो जाएगा, इतना रेवेन्यू होगा। आज आप दूसरी तरीके से देखेंगे। इस मार्केट में आप देखेंगे कि किस कंपनी के पास अनइनकम्बर्ड कैश फ्लोज हैं, किस कंपनी के पास कैश है जो उनका डेट सर्विसिंग और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्री कैश फ्लो क्या है। तो फ्री कैश फ्लो शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। टोटल रिटर्न्स की बात आ रही है, ये पहले बात नहीं हो रही थी। पहले कई चीजें बात हुई। टोटल रिटर्न मतलब सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं, आप डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं। तो आप जहां पे कैश जनरेटिंग बिजनेस, इनकम विजिबिलिटी एंड कैश विजिबिलिटी, वहां पे आप देख रहे हैं, तो इट्स अ मोर सोबर डाउन way of looking at the markets, and वहां पे opportunities हैं. That means the fundamentals are back in business, to say that now people say, okay, there are fundamentals and they are likely to be,
followed. Yeah, absolutely. Let's not forget that equity investment stocks, when you invest in stocks, it's a higher risk investment compared to, say, a fixed deposit or investing in even in bonds. So when you're doing that, you have to keep all those things in mind. Sure. So now we are coming to a more realistic thing. The markets are now beginning to resemble what they were used to be before 2020. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अमेरिका में वैश्विक बाजारों में तीव्र वृद्धि से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के डर के चलते वॉल स्ट्रीट के बेयर मार्केट की पुष्टि होने के बाद एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 1.3% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी में 0.5% की गिरावट थी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1% के नुकसान पर था। हालांकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1% की बढ़त पर था। हांगकांग के हैंगसेंग में मामूली वृद्धि थी। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो शुरू में मजबूत खुलने के बाद अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट का रुख आ गया। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2%, फ्रांस का कैक 0.9% और जर्मनी का डैक्स 0.4% के नुकसान पर थे। आर्थिक खबरों में जर्मनी की बात करें तो यहां जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार मई में मुद्रास्फीति 5 दशकों के उच्चतम स्तर 7.9 पर जा पहुंची। इसके अलावा यूके के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज बताया कि फरवरी से अप्रैल के 3 महीनों की अवधि में यूके में बेरोजगारी की दर मामूली बढ़त के साथ 3.8% हो गई। A look at the U.S. markets. On Wall Street, key indices stumbled today as fears grow that the expected aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve would push the economy into a recession. The Fed is scheduled to make its next policy announcement on Wednesday, and investors will be highly focused on any clues for how aggressive the central bank intends to be in raising rates. So the Dow Jones Industrial Average slumped 876 points or 2.8% to close at 30,517. The S&P 500 index plunged 151 points or 3.9% to end at 3,750. And the Nasdaq Composite Index tanked 531 points or 4.7% to 10,809. High growth market heavyweights such as Apple, Microsoft Corp and Amazon.com were the biggest drags on the S&P 500 as the yield on the benchmark 10-year U.S. Treasury note hit 3.44%, its highest level since April 2011. Also, the 2-year, 10-year U.S. Treasury yield curve briefly inverted for the first time since April, which many in the market see as a reliable signal that a recession could come in the next year or two. Udayan, a recession could come in the next year or two? Yeah, that is something which now people are baking in. They're saying that most of the pundits and the experts are talking about, in the US, they're talking about 2023 second half. And there's a whole argument, will there be a short landing, will it be a shallow recession? Those discussions are happening. In UK, people are talking about our world visiting them much earlier, maybe very late this year or early next year. So that is there. That doesn't mean things are not going to happen. What a lot of people are arguing, that once something like that happens, Federal Reserve will have, because of this aggressive rate hikes, they can get back to that old tool of rate cuts to stimulate the economy. So what they're saying that even if that happens, Federal Reserve can again go back to its old ways of cutting rates, because it's going to aggressively get things up. But a lot of people are still saying that they're not expecting it to be a very harsh sort of a thing, simply because consumer demand, consumer activity, employment is still pretty good. So the impact, especially in the US, is going to be late, maybe second half of next year, and of course in Europe it's going to happen much earlier. Right. We have a WTO story. We'll take a quick look at it. India has made a strong pitch for protecting the interests of the developing and underdeveloped countries at the WTO. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal, representing India at the 12th Ministerial Conference of the WTO in Geneva, said the current proposals for WTO reform could fundamentally change its institutional architecture, skewing the system against the interests of developing countries. He said we need to move ahead, preserving the core principles of consensus and ensuring special and differential treatment, with people and development being at the core of WTO's future agenda. Mr. Goyal said the COVID pandemic has exposed the inability of the world to promptly respond to any crisis, whether on food security or health, economic well-being or open supply chains. He said the current global food crisis
is a reminder to us that we need to act now. Mr. Goyal asked, can we risk the lives of millions of people dependent on food stocks maintained for the poor and vulnerable? क्या कहेंगे आप, ये जो टसल है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, और जो हमारी डिमांड है कि हमें स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाए, इस पर क्यों इतना इनएक्शन है डेवलप्ड वर्ल्ड से, और आपको लगता है कि ये अनफेयर है? देखिए, दोनों जगह ही वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, वो एक हाई कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पे स्केल बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. हमारे यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हम डिपेंड करते हैं, जो हम उगाते हैं उसको ही हम उसके उपभोग करते हैं. तो हमारे यहाँ पे वनरेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो अपने स्ट्रेंथ्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हमारी स्ट्रेंथ हमारे सर्विसेज हैं, हमारे क्वालिफाइड मैन पावर है, जो हमारे मार्केट्स ओपन नहीं होते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं. तो ये तो टसल की बात होती रहेगी, थोड़ा सा गिव एंड टेक करते रहना पड़ेगा. पर अगर फंडामेंटल आर्किटेक्चर मल्टीलैटरल फोरम्स में वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो फिर आपके बायलैटरल या रीजनल जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया कर रही है, ऐसा नहीं कि इंडिया WTO के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरे जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स कर रही हैं, उसके थ्रू से वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है. जो हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है वीट की, राइस की, वो अब कितना काम आई है जो इस क्राइसिस में? बिल्कुल. और जैसे कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम्स में बताया कि हमारे देश में जो आप स्पेस प्रोग्राम और दूसरी चीजों में जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर में जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी हम तारीफ उतनी नहीं करते हैं जितनी हमें करनी चाहिए. हमारे कृषक जो हैं, अगर आप 60 के दशक में देखें हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ खड़े हैं, मतलब जमीन आसमान का फर्क है. आज हम खुद के लिए तो है ही, हमारे यहाँ पे क्राइसिस हो जाए उसके लिए भी हम मैनेज कर लेंगे, और दूसरों को भी हम देख के उनको भी बचा सकते हैं. तो हम वहां पहुंच गए हैं, और 6 दशकों में कहां से कहां निकल गए हम लोग. A look at the oil prices now. Brent crude oil futures rose today as tight global supply outweighed worries that fuel demand would be hit by a possible recession and fresh COVID-19 curbs in China. So the Brent crude futures rose 94 cents to trade at $123.21 a barrel. The US crude futures added 79 cents to $121.72 a barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 165 रुपए की गिरावट से 50,537 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 361 रुपए टूटकर 60,280 रुपए प्रति किलो पर थी. दो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, एक सोना और एक बॉन्ड्स, जिनकी यील्ड्स बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स, इन दोनों को भी क्या आपको लगता है पोर्टफोलियो में कॉमन इन्वेस्टर को इंक्लूड करना चाहिए? बॉन्ड शॉर्ट टेन्योर्ड, क्योंकि अब जब तक ये इंटरेस्ट रेट का प्ले चल रहा है तब तक आप लंबे उसमें लॉक इन ना करें लंबे अवधि में. गोल्ड जो है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. भारत में निवेश करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से. और ETF बिल्कुल वो कर सकते हैं, पर टोटल जो आपके गोल्ड में जो आपके एक्सपोजर वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई पीरियड्स आप पाएंगे, जैसे 2011 से 16 के बीच में. अगर 2011 में अगर आपने 10,000 रुपए लगाए थे, तो 2016 के एंड में अगर आप देखते तो आप पाते कि 1% रिटर्न भी नहीं था 5 साल में. तो गोल्ड कई ऐसे पीरियड्स जाते हैं जब बिल्कुल ग्रो नहीं करती हैं, और कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जहां वो एकदम से आगे बढ़ते हैं, इसलिए वहां पे लिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए. समय समाप्त हो गया है, मैं चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन, आप आए और हमारे मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद. Thank you, Udyan. And now before we close, a quick look at the headlines. Prime Minister asks various government departments and ministries to undertake the recruitment of 10 lakh people on a mission mode. At the stock market, Sensex falls 153 points, Nifty sheds 43 points, Rupee sheds 5 paise against the dollar. And India makes a strong pitch for protecting the interests of developing and underdeveloped countries of the WTO. And that's all in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.